नमस्कार, मैं हूँ दीपाली राणा और आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश जुलाई सीरीज के सितारे। जी हाँ, जून सीरीज का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही शानदार रही है। इनफैक्ट साल 2020 में ये दूसरी ऐसी मंथली एक्सपायरी है जहां पर पॉजिटिव रिटर्न हमने बाजार से आते हुए देखे हैं, क्योंकि निफ्टी ने 9% के पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और बैंक निफ्टी ने 12% के। और अगर बैंक निफ्टी की प्रिसाइजली परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्च 2019 के बाद सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हमने बैंक निफ्टी की ओर से आते हुए देखी है। बैंकिंग स्टॉक्स, दिग्गज प्राइवेट बैंक्स हो या फिर सरकारी बैंक्स हो, सब में अच्छा मूव हमने इस सीरीज के दौरान देखा है, क्योंकि अगर पीएसयू बैंक इंडेक्स भी आप देखेंगे तो वो इस सीरीज में 32% चला है। दूसरी पॉकेट जहां से जोरदार रिटर्न्स आए हैं वो रहा है आईटी और साथ ही साथ रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट ने भी 23% के रिटर्न्स इस सीरीज के दौरान डिलीवर किए हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी सीरीज रही जहां पर बोलबाला रहा बैंक्स और एनबीएफसीज का, क्योंकि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स में अच्छा मूव रहा, इंडसइंड बैंक में अच्छा मूव रहा। ये स्टॉक्स 20 to 50% तक के रिटर्न डिलीवर करके गए हैं। लेकिन अब नजरें टिकी हैं जुलाई सीरीज पर कि जुलाई सीरीज में बाजार की चाल कैसी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि इस सीरीज में अनफोल्ड होंगे और उन इवेंट्स पर मार्केट्स रिएक्ट भी करेंगे। तो उसी की तैयारी आज हम करेंगे, क्योंकि जुलाई सीरीज में किन स्टॉक्स पर आपको फोकस करना है, किस इवेंट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उन सबको हम एनालाइज करेंगे और बेहतरीन आइडियाज आपके लिए देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी मौजूद है। शर्मिला जोशी हमारे साथ है, साथ ही हमारे साथ श्रीकांत चौहान है। दोनों एक्सपर्ट्स का स्वागत है इस शो में। हालांकि एक्सपर्ट से चर्चा करने से पहले क्विकली आपको ये बता देते हैं कि जुलाई सीरीज में कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे जिन पर बाजार की नजर होगी। तो सबसे पहले तो इस सीरीज में रिजल्ट सीजन का आगाज हो रहा है, तो उस पर तो नजरें टिकेंगी ही, लेकिन सबसे पहले नजरें रहेंगी 30 जून पर, जहां पर फिफ्थ फेज ऑफ लॉकडाउन एंड हो रहा है। साथ ही ओएनजीसी के रिजल्ट्स भी आएंगे। 1 जुलाई से अनलॉक 1 के फेज 2 की शुरुआत होगी, तो फेज 2 में क्या क्या नई चीजें ओपन हो रही हैं इकोनॉमी में, उस पर जरूर गौर करना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम है 15 जुलाई पर, वहां फोकस रहेगा। और इसके अलावा जो रिजल्ट सीजन है उनका आगाज हो जाएगा, क्योंकि 18 जुलाई को एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आएंगे, 21 जुलाई को बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के नंबर्स आएंगे। देखिए, रिजल्ट सीजन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्चुअल लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट होगा अर्निंग्स पर वो इस क्वार्टर में दिखेगा, जिसके नंबर्स हम जुलाई से देखेंगे। तो एक पहले आउटलुक ले लेते हैं सीरीज को लेकर, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करेंगे स्पेशल शो में। शर्मिला जी, गुड इवनिंग। पहले तो आपका एक व्यू देना चाहेंगे। बहुत सारे इवेंट्स हैं जिन पर बाजार रिएक्ट करेगा, तो पहले प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन सो फार जो इवेंट्स हैं उनको देखते हुए क्या इंडिकेशन मिल रही है, क्या व्यू है आपका, कैसा मार्केट का मूड रह सकता है जुलाई सीरीज में? एक तो आई थिंक चीज काफी क्लियर हो गई है पिछले महीने, जब मार्केट एक बहुत जो हमने मार्च में करेक्शन एकदम देखा था मार्च अप्रैल में, और उसके बाद जिस तरह से मार्केट रिकवर हुआ है, आई थिंक वन थिंग इज वेरी क्लियर कि एक पूरा डिस्कनेक्ट है इन टर्म्स ऑफ क्या वैल्यूएशंस है, क्या फंडामेंटल्स है इंडियन मार्केट में, और क्या प्राइसेस पे कुछ स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। एंड आई थिंक डेफिनेटली क्योंकि जिस तरह से लिक्विडिटी रही है और जिस तरह से उम्मीद है आगे चलकर भी यूएस मार्केट एक्सेट्रा में लिक्विडिटी रहेगी, उसको देखकर ही हमने वी हैव टेकन अ क्यू फ्रॉम कि जिस तरह से यूएस मार्केट्स रिएक्ट किए हैं और उसके बाद इंडियन मार्केट्स भी ऊपर जाना चालू किए हैं, और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि एफआई की बाइंग्स काफी हुई है। एफआई बाइंग हैज बीन क्वाइट पॉजिटिव इन दीज लास्ट कपल ऑफ वीक्स, सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड जिसका आपने जिक्र नहीं किया वो है जो डेवलपिंग चाइना सिचुएशन है गलवान वैली में, उस पर भी नजर रहेगी। एंड आई थिंक लास्ट विल बी एक्चुअली फाइनेंशियल्स, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट ने ब्रॉडली उसको इग्नोर किया है, और बहुत नतीजे खराब भी आएंगे तो भी लोग ये समझेंगे कि ये लॉकडाउन का समय चल रहा था। एंड इनफैक्ट जो अनलॉकडाउन है, फेज 2 जो चालू होगा, द रीओपनिंग, उसको लोग पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। सो दैट इज माय ब्रॉडर एक्सपेक्टेशंस। हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि जो स्टॉक्स के साथ व्हिच आई वुड प्रेफर टू बी इन आर गुड स्टॉक्स, जहां वेयर बैलेंस शीट्स आर स्टेबल और जहां पर डिमांड भी उनके प्रोडक्ट्स के लिए स्टेबल है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कई इवेंट्स होंगे जिन पर नजरें टिकेंगी, लेकिन श्रीकांत जी, आपका व्यू क्या रहेगा इंडेक्स मूवमेंट के हिसाब से? निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी के सिनेरियो को देखते हुए क्या लाइकली रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा रुझान आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में? देखिए दीपाली, वैसे जो निफ्टी की रेंज है वो तो काफ़ी क्लियरली डिफाइंड है। 10,000 का जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है,
पिछले कई दिनों से हम लोगों ने देखा है कि 10,000 के ऊपर जब से मार्केट आया है तब से उसने वापस उसको देखा नहीं है। और जो 10,000 का लेवल था, ये 2018 से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट के लिए। और एक बार अगर उसके ऊपर आ गया तो मुझे लगता है कि वो साइकोलॉजिकल लेवल एक बड़ा सपोर्ट रहेगा इस सीरीज के लिए भी। और हमने काफ़ी अच्छा पुट राइटिंग भी उसी लेवल के करीब देखा है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ऊपरी तरफ 10,550, 10,600 का रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा टेक्निकल रेजिस्टेंस है। तो ये दो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि मोटा मोटी सबको पता है, लेकिन इन्हीं दो लेवल्स के साथ काम करना है। और चूंकि मार्केट, अगर आप इस एक्सपायरी में देखोगे तो जून के एक्सपायरी में मार्केट 9,500 से 10,500 तक चला है, 1000 पॉइंट की रैली हुई है। मुझे लगता नहीं कि जल्दी से मार्केट इस 1000 पॉइंट को गिव अप करेगा। तो मार्केट में अगर 10,050, 10,100 के करीब अगर मार्केट आ जाता है बिकॉज ऑफ चाइना इवेंट, बिकॉज ऑफ ग्लोबल टर्मोइल एंड ऑल, तो वहां पे मुझे लगता है कि पोजीशन कॉन्फिडेंटली हम क्रिएट कर सकते हैं। और यही अगर मार्केट 10,450, 500 के करीब जाता है तो एक कॉन्ट्रा बेट लेनी चाहिए और वहां पे कुछ शॉर्ट पोजीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है बैंक निफ्टी, जैसे अभी शर्मिला जी ने भी बताया कि इसमें काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम था और इसको इग्नोर किया है, तो ये बात सही है। क्योंकि इस बार जब मार्केट में रैली हुई है दीपाली, तो जो बॉटम के जो 10 स्टॉक्स है उनमें आईसीआईसीआई बैंक का नाम शामिल है, उसमें बजाज फाइनेंस का नाम शामिल है, जो इंडेक्स के भी कॉन्ट्रीब्यूएंट्स है और जो काफ़ी हेवी वेट्स है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट अगर इन स्टॉक्स को अगर सपोर्ट करता है जुलाई मंथ में, तो मार्केट अच्छा एक रिबाउंड कर लेगा, ये लगता है ओवरऑल। तो बैंक निफ्टी के लिए 23,000 की ऊपरी तरफ की एक रेजिस्टेंस लग रही है मुझे, और जो बॉटम रहेगा वो रहेगा तकरीबन 20,000 के करीब था। तो 20,000 और 23,000 की रेंज बैंक निफ्टी के लिए हो सकती है। तो 20,000 से 23,000 के रेंज बैंक निफ्टी के लिए हो सकती है। और जून सीरीज में हमने देखा कि जो सपोर्ट आ रहा है वो बैंक स्टॉक्स की ओर से आया, बैंक निफ्टी की ओर से आया। अच्छा शर्मिला जी, आपने डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए होंगे इस सीरीज के लिए, वो मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले बैंक स्टॉक्स पर ही एक व्यू आपका चाहिए। हमने इस सीरीज के दौरान बैंक स्टॉक्स में या फिर कई फाइनेंशियल स्टॉक्स में काफी पैसा बनता हुआ देखा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स काफी चले हैं। कन्विक्शन मौजूदा लेवल्स पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व या फिर आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक किसी फाइनेंशियल स्टॉक्स पर है जहां पर सिर्फ जुलाई सीरीज के हिसाब से बेट लगाना आपको लगता है सही होगा? अगर आई थिंक इन स्टॉक्स में करेक्शन आता है तो डेफिनेटली जो नाम आपने लिए हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एंड आई थिंक एचडीएफसी बैंक, इन पर मेरी जरूर नजर रहेगी। और अगर कोई अच्छा एनबीएफसी नाम करेक्ट होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोज बने थे उनसे हमने बहुत अच्छा शार्प बाउंस बैक देखा है। सो आई थिंक अगर आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है तो आप बने रहिए इसमें, लेकिन नई खरीद के लिए आई वुड वेट फॉर करेक्शंस, बिकॉज आई थिंक जिस तरह से रैली आई थिंक ऑलमोस्ट 2,000 के नीचे गया था बजाज फाइनेंस, और वहां से अब हम 3,000 पे पहुंच गया है। एचडीएफसी बैंक वाज अवेलेबल ऑलमोस्ट एट 800 समथिंग लेवल्स, और अब 1,000 इट्स क्रॉस 1,000 रुपीज। सो आई थिंक वेट, अगर आपको मार्केट वो अपॉर्चुनिटी देता है, कुछ वजह से मार्केट करेक्ट होता है, तो आई थिंक डेफिनेटली इनमें एक एंट्री बनेगी। तो तेजी बन सकती है, ध्यान दीजिए इन स्टॉक्स पर। चलिए आप स्टॉक्स पूछ लेते हैं। श्रीकांत बताइए, पहला स्टॉक आपने जुलाई सीरीज के लिए कौन सा पिक किया है, क्या रीजन है इसे पिक करने का? देखिए, जैसे हम अभी फाइनेंशियल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वैसे हर एक प्राइवेट बैंक में काफ़ी अच्छी मूवमेंट और एक्टिविटी हो चुकी है, और मुझे लगता है कि शायद मोमेंटम और भी आ सकता है, लेकिन इनिशियली इनमें काफ़ी चॉपीनेस रहेगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि जो एक काफ़ी सस्टेन्ड एक्टिविटी दिखा रहा है या तो मोमेंटम दिखा रहा है, वो है इंश्योरेंस सेक्टर। और वहाँ पे अगर हम फोकस करते हैं तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ पे हमें फोकस करना है। 537, 538 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, 538 के करीब। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली धीरे धीरे 600 के करीब जा सकता है। तो मे बी इस सीरीज में हम उस लेवल के आसपास इस स्टॉक को देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसने एक रेक्टेंगल कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन किया है। इसने काफ़ी लंबे समय तक वक्त निकाला है 540 और 490 के रेंज में, और अभी ये काफ़ी क्लोज बाय आ चुका है। तो 540 के ऊपर बार बार जाने की ये कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद इस एक्सपायरी में हम एचडीएफसी लाइफ में अच्छा एक ब्रेकआउट देख सकते हैं और 600 के लेवल्स देख सकते हैं। हमें इस प्राइस से बाय करना है, थोड़ा करेक्शन में और बाय करना है, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 500 रुपए का। तो एचडीएफसी लाइफ है पहली पसंद श्रीकांत की ओर से, 600 की टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस 500 का है। अच्छा शर्मिला जी, भले ही हमने दिग्गज स्टॉक्स की अब तक चर्चा की हो, लेकिन अगर आप जून सीरीज की परफॉर्मेंस देखेंगे तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में, स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में भी पैसा भरपूर बना है।
70, 80, 90% के रिटर्न महज एक महीने में आते हुए दिखे हैं। तो अगर आपको मिड कैप्स पर कन्विक्शन अभी भी है, क्योंकि एक चीज तो जरूर है कि मार्च से जो मार्केट में टर्मोइल डेवलप हुआ उसके बाद इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन जरूर चेंज हुई है, फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। तो एक महीने के लिए भी पोजीशन बनाना सही है इस वक्त। ऐसे में 2 मिड कैप स्टॉक्स आप बताइए जहां पर आपको लगता है कि इन लेवल्स पर भी एंट्री ले सकते हैं अगले 1-1.5 महीने के लिए। I think one stock आप which you can look at could be IFB, क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जैसे ये जो अनलॉकडाउन का फेज चालू हुआ है, नॉट रियली कंप्लीटली अनलॉकडाउन, लेकिन जब से आप दुकानें खुली है और लोग फिर से बाहर जाना चालू किए हैं चीजें लेने के लिए, चैनल चेक सीम टू सजेस्ट कि जो कंजम्पशन है, थिंग्स लाइक वॉशिंग मशीन्स, स्पेशली डिश वॉशर्स, इसके लिए काफी हमने डिमांड देखा है। एंड इनफैक्ट चैनल चेक सीम टू सजेस्ट कि डिश वॉशर्स तो ऑलमोस्ट आई थिंक जुलाई की बुकिंग, द रिटेल स्टोर्स हैव बिगन टू टेक जुलाई बुकिंग्स। तो ऐसे में आई थिंक IFB इज अ वेरी गुड स्टॉक दैट यू कैन लुक एट। काफी करेक्ट भी हुआ था जैसे आपने बात की, और काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। एंड देयर अ बिजनेस दैट्स डूइंग रीजनेबली वेल, एंड आई थिंक इट इज इन दैट नाइस नीश जिनके प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड रहेगी, और जो स्टॉक करेक्ट भी हुआ है, अच्छे वैल्यूएशन पर भी मिल रहा है। तो आई थिंक दिस इज वन स्टॉक दैट यू कैन लुक एट विद अ नियर टर्म टारगेट ऑफ 450। ठीक है, तो IFB इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है जहां पर पोजीशंस आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर शर्मिला जी को ये स्टॉक पसंद है। अच्छा श्रीकांत, आप बताइए, आपने HDFC लाइफ का जिक्र किया तो शुरुआत तो आपने मिड टू लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक से की है, तो दूसरा स्टॉक क्या रहेगा आपकी ओर से? दूसरा देखिए, मुझे लग रहा है कि GNFC, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर, यहाँ पे एक अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन बना है। यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना है, बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन हम इसे बोलते हैं। और इस फॉर्मेशन में ब्यूटी ये है कि इसके जो वॉल्यूम्स हैं वो जैसे जैसे वे एपेक्स के काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है, तो उसमें एक अच्छी मोमेंटम क्रिएट होते जा रही है और वॉल्यूम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक GNFC जो अभी 162 के करीब ट्रेड कर रहा है, वो शायद 190, 195 के लेवल्स के काफ़ी नज़दीक जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल्स भी इसके लिए काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। साथ ही साथ टेक्निकल फॉर्मेशन, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इस सीरीज में 190-95 के लेवल्स दिखा सकता है। और एक स्टॉक है जो इंश्योरेंस कंपनी से है, और वो है GIC-RE। प्रदीप जी, हेमंत जी हमेशा इस स्टॉक का जिक्र करते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना है। इनफैक्ट अगर आज के दिन में अगर आप वॉल्यूम देखते हो तो उसमें काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ एक अच्छा ट्रेड हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक 190-95 के लेवल्स के लिए जा रहा है, और स्टॉप लॉस जो है वो हमें 144 का रखना है। तो GIC-RE और साथ ही साथ GNFC, ये दो ऐसे स्टॉक है कि जो मिड साइज के स्टॉक है लेकिन यहाँ से अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो कन्विक्शन मिड कैप स्टॉक्स पर ज्यादा देख रहा है, क्योंकि शर्मिला जी की ओर से भी मिड कैप स्टॉक आया है अब तक, और श्रीकांत जी की ओर से भी HDFC लाइफ के बाद जो 2 स्टॉक्स इन्होंने रेकमेंड किया उसमें GNFC है 195 का टारगेट, 150 का स्टॉप लॉस, और दूसरा स्टॉक इन्होंने चुना है GIC-RE। यहाँ पर 190 का टारगेट रहेगा, 143 का स्टॉप लॉस। अच्छा शर्मिला जी, अगली पिक मैं आपसे पूछूं, इसके अलावा एक चीज और बताइए, क्योंकि अर्निंग सीजन की भी शुरुआत इस सीरीज में हो जाएगी, तो अर्निंग्स के हिसाब से कोई स्टॉक, कोई सेगमेंट जहां पर आप बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रही हैं? हालांकि फुल लॉकडाउन का इम्पैक्ट हम इस सीजन में देखेंगे, सेल्स भी अभी पूरी तरह से रिज्यूम नहीं हुई हैं, बट स्टिल एक पॉकेट जो आपको लगता है कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर सकती है? आई थिंक FMCG, और इससे मेरे 2 नाम है। एक मिड कैप नाम है टाटा कंज्यूमर। जैसे कि आप जानते हैं कि पोस्ट टाटा केमिकल ने जो उनका कंज्यूमर बिजनेस था वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस कहलाता, नाउ नेम चेंज टू टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक ये एक अच्छा नीश प्ले है। हमने देखा है कि ये पूरे लॉकडाउन के दरमियान लोगों ने इनफैक्ट ओवरस्टॉक किया है इन सब चीजों में, क्योंकि जैसे एक फियर बैठ गया था कि कल शायद चीजें नहीं मिले, तो people have actually overstocked all these items, and I think Tata Consumer Products वो अब एक full play FMCG valuation इसको मिलेगा, and they will going forward leverage both the Tata name and जो synergy है, जो products वो लाएंगे वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ज्यादा products भी introduce करेंगे। So I think both from a very medium term, क्योंकि market is also playing themes, जैसे कि I think Shrikant he mentioned insurance and GNFC, so fertilizers, chemicals. So these pharma companies, FMCG, these are the themes which market is playing turn by turn. So I think in that Tata Consumer Products is a very good fit.
And this is, I think, a stock that you can buy with a target of 410. The second FMCG stock that I'm going with is Dabur. Once again, I think कि जिस तरह से हमने देखा है कि उनका product profile है, and they're in that niche again area जो लोग अभी वो पसंद कर रहे हैं, वो च्यवनप्राश और things like that, immunity बढ़ाने की चीजें वो खाने के लिए. So they have some presence in that herbal, Ayurveda, natural products range, as well as they have like the standard fruit juices and honey, etc. जो वैसे भी उनके लिए काफी अच्छा बिजनेस चल रहा था. So I think that's again another stock that you can look at with a target of 510. ठीक है, तो 510 के टारगेट्स के लिए डाबर और साथ ही टाटा कंज्यूमर, वो शर्मा जी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि एफएमसीजी क्षेत्र एक ऐसा रह सकता है जहां पर अर्निंग्स परफॉर्मेंस बेटर आ सकती है. तो 3 ट्रेड्स आपको श्रीकांत ने बताए हैं. श्रीकांत से उनका अगली पिक पूछ लेते हैं. श्रीकांत 3 मिड कैप स्टॉक्स का बता चुके हैं, अगला भी मिड कैप ही होगा या फिर कोई लार्ज कैप चुनेंगे? वैसे ये स्टॉक एफएनओ का है, लेकिन मिड साइज है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे काफ़ी गिर चुका है, इसके लिए मिड साइज हो गया है. अदरवाइज ये काफ़ी एक अच्छी कंपनी थी, बट ऐसा नहीं है कि अभी भी उसमें कुछ हुआ नहीं है. इनफैक्ट मैंने देखा है दीपाली की कभी भी अगर पीएसयू यानी स्पेशली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में अगर तेजी आती है तो उसका लीडर होता है हमेशा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो उसने काफ़ी अच्छा एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है और उस डबल बॉटम फॉर्मेशन को उसने वैलिडेट भी कर लिया है. तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि शायद ये स्टॉक 100 रुपये या 105 रुपये के लेवल्स के करीब जा सकता है, जो इस फॉर्मेशन का ओवरऑल कैलकुलेशन है. और अभी 84-85 के करीब ट्रेड कर रहा है. 80 रुपये के करीब का हमें स्टॉप लॉस रखना है और 100 रुपये के टारगेट्स के लिए हम इस एक्सपायरी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे दाव लगा सकते हैं. साथ ही साथ मुझे लगता है कि और एक स्टॉक है जो फाइनेंशियल है श्रीकांत की ओर से, जहां पर 100 की टारगेट है, 80 रुपीज का स्टॉप लॉस है. तो ये चौथी पिक है इनकी ओर से. 5वां स्टॉक भी पूछेंगे श्रीकांत से. लेकिन शर्मिला जी, फार्मा के बारे में बताइए, क्योंकि एक सेगमेंट एफएमसीजी के अलावा जिसने सबसे तेजी से रिकवर किया मार्च लो से, एक ऐसा सेक्टर जिसके वाईटीटी रिटर्न्स स्ट्रॉन्ग हैं और 70-80-90% तक के रिटर्न्स हमने दिग्गज फार्मा स्टॉक्स की ओर से आते हुए देखे हैं. भले ही जून सीरीज का उतनी वाइब्रेंट परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस रहे हैं. तो फार्मा की इस ग्रोथ पर, इस तेजी पर कितना कन्विक्शन है? क्योंकि एक लॉबी ऐसी भी है इन्वेस्टर्स की जिनको लगता है कि शायद फार्मा में बहुत बाइंग हो चुकी है, अब डर लग रहा है इन लेवल्स पर एंट्री करते हुए. तो उन इन्वेस्टर्स के लिए क्या सजेशन है जिन्होंने अभी भी फार्मा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में नहीं लिया है और अब इतने रन के बाद उनको कंफर्ट नहीं आ रहा है? क्या व्यू है? A very positive view actually on pharma, and I'll tell you 2 reasons है. एक तो जैसे कि आपने जिक्र किया फार्मा एक बहुत लंबे बेयर मार्केट से इमर्ज कर रहा है. पिछले आई थिंक 5-6 साल और मे बी इवन लॉन्गर फार्मा के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे विद यूएस एफडीए कंसर्न एक्सेट्रा. बट आई थिंक ये जो पैंडेमिक की अपॉर्चुनिटी है, ये फार्मा के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है. We could become like the pharma destination for the world, in fact, क्योंकि at the end of the day क्योर होगा या वैक्सीन होगी, there will be a requirement कि वो जो बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो और एक लोअर कॉस्ट पे हो, बिकॉज अगर वैक्सीन बनती है literally the whole world will have to take the vaccine, so those are the kind of numbers that we are talking of. So I think there's a huge opportunity for pharma waiting to be played out. ये बात अलग है कि we could go wrong on some names, लेकिन overall मैं ये पूरे सेक्टर पे काफी positive हूँ. And the name that I am going with today is actually Cipla. 2-3 दिन because we are looking at a shorter term sort of a view, और हम देख रहे हैं कि जुलाई के लिए क्या अच्छा रह सकता है. और उनके लिए एक अच्छी न्यूज थी कि there is one cure जो गिलियाड के हिसाब से आया है, which is a drug called remdesivir, और उसको मैन्युफैक्चर करने की they have got the they're going to go ahead and manufacture it, और pricing etc के बारे में भी बात चल रही है. So I think that's an immediate positive for Cipla. लेकिन वैसे भी वो स्टॉक काफी अच्छा लगता है. So I think in the near term you could look at a target of 665. लेकिन जैसे मैं बात कर रही थी, I think I'm quite positive on pharma from a longer term perspective. तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से फार्मा पर भी पॉजिटिव है और शर्मिला जी की पसंद है सिप्ला. क्विकली आपको जो 4 स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए हैं वो समझा देते हैं, उसके बाद एक स्टॉक दोनों जानकारों का बचेगा जो कि हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे. शर्मिला जी को जो 4 शेयर्स पसंद है उसमें आईवी इंडस्ट्रीज पसंद है. जुलाई सीरीज के लिए रिजल्ट्स के हिसाब से डाबर और टाटा कंज्यूमर के उन्होंने पिक किया है. फार्मा पर व्यू पॉजिटिव है काफी, इसीलिए एक स्टॉक अगर आप जो रख सकते हैं नियर टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में वो हो सकता है सिप्ला. एक पिक बची है शर्मिला जी की जो कि हम ब्रेक के बाद पूछेंगे. इसके अलावा मिड कैप पर ही फोकस करने की सलाह है श्रीकांत की ओर से. उन्होंने चुना है जीएनएफसी. 195 की टारगेट है, 150 का स्टॉप लॉस है.
GIC RE में 190 के टारगेट है, 143 का स्टॉप लॉस है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इनको पसंद है, यहाँ पर 100 की टारगेट फ्री है, स्टॉप लॉस 80 का मेंटेन करना है। और फोर्थ स्टॉक है HDFC लाइफ, 600 के टारगेट्स के साथ खरीदारी की सलाह है, 500 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब वापस लौटेंगे तो एक एक पिक और जानेंगे जो जुलाई सीरीज में धमाकेदार रिटर्न दे सकती है। जल्द आते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल शो जुलाई सीरीज के सितारे, और हम फोकस कर रहे हैं उन स्टॉक्स पर जिन पर आप दाव लगा सकते हैं जुलाई सीरीज के दौरान। हालांकि ये सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, चाइना डेवलपमेंट्स हो, फेड की मीटिंग हो, रिजल्ट सीजन हो, या फिर अनलॉक 1 के फेज 2 की शुरुआत ही क्यों ना हो। ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स है जो मार्केट की दशा और दिशा को तय करेंगे। हालांकि जून सीरीज परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी बेहतरीन सीरीज रही है। अब तक हमें 4 स्टॉक्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताए हैं। अब श्रीकांत के पास चलते हैं। श्रीकांत जी, आपने काफी स्टॉक्स बताए, इंश्योरेंस स्पेस से आपने चुना है, फर्टिलाइजर स्पेस से भी चुना है, बैंक स्टॉक स्पेशली जो छोटे साइज के बैंक है वहां पर हमने काफी अच्छी तेजी बनते हुए देखी है जून सीरीज के दौरान। कोई स्टॉक आप लेना चाहेंगे जुलाई सीरीज के लिए? बिल्कुल, इनफैक्ट दीपाली, हमने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बंधन बैंक और RBL बैंक में से देखे हैं, और जो एक्सपेक्टेड एक्चुअली नहीं था इस स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में। और अभी मुझे लगता है कि DCB पे एक फोकस रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन बना है, एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है, और उसके बाद जितने भी उसके जो एक वैलिडेट करने के लिए जो ऑसिलेटर्स चाहिए वो भी फॉर्मेशन हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस जुलाई सीरीज़ के लिए। काफ़ी अच्छी तरीके से करेक्ट हुआ है, ये अभी 87-88 के करीब था, वहाँ से करेक्ट होकर अभी 81 के करीब आया है। तो इसे करंट लेवल से बाय करें 81-82 के करीब, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 72 रुपीज़ का, क्योंकि टारगेट जो है वो एक्सपेक्टेड है तकरीबन 110 से 115 के। तो ये काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक दे सकता है, शायद इस सीरीज़ में या तो आने वाले सीरीज़ में, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे हमें एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए DCB के ऊपर। तो DCB बैंक चुना है श्रीकांत जी ने, 115 के टारगेट्स हैं, 70 का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। अच्छा शर्मिला जी, आपने जो अब तक स्टॉक्स बताए हैं, एक चीज तो क्लियर है कि आप अभी भी थोड़ा सा डिफेंसिव मोड के साथ जुलाई सीरीज में जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने ग्रोथ स्टॉक्स को ज्यादा पकड़ा है जहाँ पर कामकाज बिजनेस के हिसाब से हो रहा है, फिर चाहे वो IFB इंडस्ट्रीज हो, सिप्ला हो, और टाटा कंज्यूमर ही क्यों ना हो। कोई एग्रेसिव स्टॉक लेना चाहेंगे अगला स्टॉक, या फिर थोड़ा सेफ प्ले करेंगे? No, I think all my stocks are very safe stocks for the simple reason कि मुझे लगता है कि जब चीजें नॉर्मल होने लगेंगी तब आप उन नाम्स पर फोकस करेंगे जहां पर डिमांड स्टेबल है या बढ़ रही है। बिकॉज इन द शॉर्ट टर्म शायद एकदम अंडर वैल्यू स्टॉक आप कैचअप देखेंगे, बट अगर उस इफ पीपल आर नॉट एक्चुअली गोइंग आउट एंड बाइंग द प्रोडक्ट, फिर वो स्टॉक का प्राइस भी वहां पर रुक सकता है। But so I'm trying to go with names where I think कि जहाँ buying normal हो जाएगी या शायद बढ़ भी सकती है। And I think my last name is something like that, which is Radico Khaitan. Because I think once again channel checks seem to suggest that जब जैसे ही अल्कोहल पर बैन उठ गया और once people को start buying, एक चीज बहुत I think जो बातों में आई थी और आपने भी महसूस किया होगा कि लोगों ने बहुत सारी चीजें स्टॉक करके रखी थी लॉकडाउन में, लेकिन अल्कोहल स्टॉक करके नहीं रखा था। सो आई थिंक इफ यू एवर गेट अ फीलिंग अगेन कि नंबर्स बढ़ रहे हैं वायरस के और फिर से लॉकडाउन की संभावना हो सकती है, दिस इज वन प्रोडक्ट दैट पीपल विल स्टॉक ऑन, एंड हियर आई थिंक डिमांड विल गो बैक टू नॉर्मल, और उसमें रैडिको खैतान एक बहुत अच्छा नाम है। सो आई एम गोइंग विद दैट विद अ टारगेट ऑफ 397। लेकिन इन्वेस्टमेंट रैशनल जो आपने बताया है शर्मिला जी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर वापस से केसेस बढ़ने पर, सिचुएशन क्रिटिकल होने पर, लॉकडाउन हुआ, तो लोग अल्कोहल का स्टॉक जरूर कर सकते हैं। उस स्थिति में रेडिको खैतान भी बेनिफिशियल रहेगा, और ऑलरेडी हमने सेल्स काफी स्ट्रांगली रिज्यूम होते हुए देखी भी है जब से लेकर सेल्स की शुरुआत हुई है। तो 5 स्टॉक्स आपको हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की ओर से मिले हैं जुलाई सीरीज के लिए। स्टॉप लॉस के साथ सोच समझकर इन स्टॉक्स में पैसा लगाइए, अपने वित्तीय सलाहकार की राय भी जरूर लीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स ने अपने आइडियाज जरूर शेयर किए हैं। शुक्रिया श्रीकांत जी, शर्मिला जी, शो का हिस्सा बनने के लिए और अपने टिप्स शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ इस स्पेशल शो में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ आप जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।